नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज खैरतल। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के स्रोतों के बारे में कि किस प्रकार से हमें दिल्ली सल्तनत की जानकारी किन किन साधनों या स्रोतों से मिलती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें साहित्यिक स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का राजत्व सिद्धांत, जिसका प्रारंभ बलबन से होता है और जिसे आगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बढ़ाया गया, और मुग़ल जब आते हैं भारत में तो अकबर के द्वारा इसे और व्यवस्थित किया गया। दिल्ली सल्तनत पर मामलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंशों ने शासन किया। मामलूक वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन महत्वपूर्ण शासक रहे। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक रहे, जिनकी नीतियों को आज भी हम याद करते हैं। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में, और सैयद और लोदी वंश जो कि बहुत छोटे छोटे रहे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब आते हैं हम राजत्व सिद्धांत पर। राजत्व सिद्धांत होता क्या है? तो शासन का वह विचारधारात्मक आधार जिस पर शासक अपनी शासन प्रणाली की अवधारणा प्रस्तुत करता है और साथ ही जनता व शासक के बीच संबंधों की रूपरेखा खींचने का प्रयास करता है, वही राजत्व सिद्धांत कहलाता है। प्राचीन काल में भी राजत्व सिद्धांत उपस्थित था, लेकिन उसका स्वरूप इससे भिन्न था। मध्य युग में बलबन द्वारा ईश्वर, शासक और जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों का निर्धारण करने का प्रयास किया गया था, जिसका खिलजी से विकास होता हुआ अकबर तक पहुंचा। ये मैंने अभी आपको बताया था, अलाउद्दीन खिलजी ने भी राजत्व सिद्धांत दिया और अकबर ने भी दिया, तो इसका विकास अकबर तक हुआ। मध्ययुगीन राजत्व के सिद्धांत और प्राचीन भारतीय राजाओं के राजत्व सिद्धांत, जिसमें देवीय अनुकंपा पर बल दिया गया है, को दो आधारों पर विभेद किया जा सकता है। प्राचीन भारत में राजत्व सिद्धांत किंगशिप भाई भतीजावाद से जुड़ा हुआ था, अर्थात राजत्व सिद्धांत रक्त संबंधी अवधारणा से जुड़ गया था, जबकि मध्यकाल में यह अनुपस्थित था। क्योंकि किंगशिप का अर्थ है कि उसी का परिवार का सदस्य ही कोई राजा बनता था, जबकि मध्यकाल में ऐसा नहीं था। वहाँ पर कोई भी जो जीत सकता था वो बन सकता था राजा। दूसरा अंतर यह है कि हिंदू राजाओं ने अपने आप को देवपुत्र का दर्जा देकर अपनी और अपने पूर्वजों की मान प्रतिष्ठा करवाई, और यहाँ तक कि अपनी पूजा भी आरंभ करा दी, जबकि इस्लामी मान्यताओं के विरुद्ध होने के कारण यह उपासना पद्धति सल्तनतकालीन राजाओं में विकसित नहीं हो सकी। वंशीय आधार पर खलीफा के पद का विकास तो हुआ, किंतु अलग अलग प्रांतों में विभिन्न मुस्लिम शासकों द्वारा इसे व्यवस्थित रूप में दिया जा सका। वस्तुतः राजत्व की अवधारणा इस्लाम के साथ ही बगावत है, क्योंकि कुरान में 3 सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं। पहला, एक प्रजा पर न्याय संगत शासन करना। दूसरा, शासन की कार्य प्रणाली को सलाह व मशवरा द्वारा पूरा करना। और तीसरा है खुदा की आज्ञा का मानना, पैगंबर की आज्ञा का मानना, और अपने से अधिकार में बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करना। तो इस प्रकार देखते हैं कि हम
कि राजत्व सिद्धांत शरीयत के अनुसार तो लागू ही नहीं होता है। कुरान में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अनुसार सामाजिक रूप में सबसे महान और सामान्य जनता में कोई अंतर नहीं है। अब आते हैं हम बलबन के राजत्व सिद्धांत पर। सल्तनत की स्थापना की जो रूपरेखा इल्तुतमिश ने खींची थी, उसे अब आवश्यकता थी एक ऐसे सिद्धांत की जिससे वह प्रतिष्ठा युक्त हो सके। ऐसे में बलबन द्वारा राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जो मध्यकालीन इतिहास के लिए एक अविस्मरणीय तथ्य साबित हुआ। भारतीय मध्ययुगीन इतिहास में बलबन के द्वारा राजत्व की अवधारणा को पहली बार व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया। बलबन के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया राजत्व सिद्धांत से उसकी राजनीतिक व्यावहारिकता का पता चलता है कि वह विपरीत परिस्थितियों का कितना अच्छा प्रत्यक्षदर्शी था। उसका यह सिद्धांत मौलिकता में उतना ही विशिष्ट नहीं था जितना कि जिन परिस्थितियों और जिस तरह से उसे लागू किया गया। इल्तुतमिश के बाद के 30 वर्षों में सल्तनत के शासकों ने सुल्तान के पद की गौरव व मर्यादा को धूमिल कर दिया था और जनता सल्तनत के प्रति कोई श्रेष्ठ भाव नहीं रख रही थी। इसके साथ ही बलबन को अपने सत्ता हस्तांतरण के औचित्य को भी सिद्ध करना था। ऐसे में यह आवश्यक था कि दिल्ली की सिद्धि पर बैठने वाला सुल्तान न केवल शक्तिशाली हो, वरन प्रतिष्ठा व सम्मान की दृष्टि से भी अतुलनीय हो। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए बलबन द्वारा राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। हमें बलबन के राजत्व सिद्धांत की जानकारी बर्नी द्वारा संकलित उसके वसे या वसीयत से मिलती है, जिसमें बलबन अपने पुत्रों को निर्देश देता है कि जिससे उसके राजत्व की अवधारणा स्पष्ट होती है। तो जो निर्देश देता है वो है, पहला है, व्यक्तियों के ऊपर शासन करने को एक मामूली और महत्वहीन कार्य न समझो। यह तो एक ऐसा महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूर्ण गरिमा व उत्तरदायित्व की भावना के साथ पूरा किया जाना चाहिए। राजा का हृदय ईश्वर की कीर्ति को प्रतिबिंबित करता है, अतः राजा को अपने हृदय तथा आत्मा की पवित्रता के लिए सतत प्रयास करना चाहिए और सदैव ईश्वर की दया से अनुग्रहित होना चाहिए, क्योंकि अनुग्रहित राजा सदैव ईश्वर के संरक्षण से युक्त होता है। और तीसरा है, शासक को इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि मुसलमान उसके प्रत्येक कार्य, शब्द और क्रियाकलाप को मान्यता दे और उसकी प्रशंसा करें। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें बलबन ने बताई। इन वाक्यों के आधार पर बर्नी द्वारा लिखित तारीख फिरोज शाही में वर्णित राजत्व सिद्धांत की 3 विशेषताएं उभरती हैं, जिसके आधार पर बलबन ने सुल्तान को ईश्वर एवं निरंकुश सत्ता का प्रतीक बना दिया, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए राजा का अर्धदेवीय स्वरूप, शक्ति की स्थापना के लिए निरंकुशता और जनहित और शासकीय उत्तरदायित्व के लिए निष्पक्ष न्याय। इन तीनों बातों पर बलबन बल देता है। इन सब बातों का विश्लेषण हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही।